नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है उत्तराखंड, जिला है कोटद्वार। हुआ कुछ यूं कि 5 जून 2025 को कोटद्वार के दुगड्डा के जंगलों के पास एक शव मिला। पुरुष का शव मिला जो कई दिन पुराना था और छत विछत हो गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, कब्जे में लेके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्राइमा फेसी जो अधिकारियों को लोकल पुलिस ने वहां पहुंचकर शव को देखकर बताया कि लगता है कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। बहरहाल उसको सील किया गया, पंचनामा उसका किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर के धारदार हथियारों से टुकड़े किए जाने की बात आई। गर्दन पे धारदार हथियार के कई बार, सिर पर धारदार हथियार के कई बार आए और पुलिस ने फिर इसे हत्या का मामला मानकर या हत्या का मामला समझकर उसे हत्या की एफआईआर में दर्ज कर लिया। पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू की और सबसे पहले सीसीटीवी वहाँ आसपास की सब देखे गए और एक कार वहाँ से गुजरती हुई और बहुत जल्दी लौटती हुई मौके से दिखाई पड़ी। कार का नंबर पुलिस ने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर कार का नंबर पढ़ लिया। कार के नंबर से कार के मालिक का पता लगा कि कार का मालिक दिल्ली निवासी रविंद्र है। रविंद्र के भाई को बुलाया गया, उसका नाम राजेश कुमार था और ये पूछा गया उनका साहब गाड़ी तो भाई साहब की ही है, लेकिन भाई साहब का फ़ोन बंद है, भाई साहब से बहुत दिनों से बात नहीं हुई। पुलिस का कोई केस हो गया था जिसकी वजह से भाई साहब पिछले काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे, पुलिस से बच रहे थे। तो बहरहाल उनको बुलाया गया, बुला के जब ये दिखाया गया तो राजेश कुमार ने अपने भाई रविंद्र कुमार के शव की पहचान कर ली। राजेश कुमार का मोबाइल नंबर मिल गया। मोबाइल नंबर से नया नंबर जो इस्तेमाल कर रहा था मृतक, वो नंबर मिल गया। उससे ये पता लगा कि इसकी पत्नी का नाम रीना संधू है। पुलिस को उसके भाई राजेश कुमार ने ही बताया कि काफ़ी पहले यहीं दिल्ली में पड़ोस में रहने वाली एक महिला से उनके संबंध हो गए थे, जो वर्तमान में मुरादाबाद में एक फिजियोथेरेपी का सेंटर चलाती है। और रविंद्र कुमार ने अपनी पत्नी और बच्चे को वहां दिल्ली में छोड़कर वो उसके साथ मुरादाबाद आकर बस गए थे। उनका व्यवसाय देहरादून में था, देहरादून से वो मुरादाबाद आते जाते रहते थे। पुलिस ने फौरन पता किया उस मकान का जहां उनकी पत्नी रहती थी। वहां पत्नी का नाम पता लगा कि उसका नाम रीना सिंधु है, जो पहले रविंद्र कुमार के पड़ोस में दिल्ली में रहा करती थी। खैर, रविंद्र रीना से लगभग 20 साल बड़ा था। पुलिस को भी कुछ माजरा समझ में आ गया। पुलिस ने मुरादाबाद में उस मकान के आसपास बड़े जिसको वो कहते हैं कि बड़े पॉश लोकेलिटी में वो मकान था, रामगंगा विहार में। उसकी कीमत 3-4 करोड़ होगी आजकल। वो रीना संधू और उसके पति रविंद्र कुमार के नाम पर था। पुलिस ने फौरन ट्रैक किया रीना सिंधु का नंबर और उसको बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया। वहाँ से जब वो गिरफ्तार होकर आई तो उससे पूछताछ शुरू हुई। ज़्यादा देर तक वो पुलिस की सख्ती के आगे टिक नहीं पाई और फिर उसने बताना शुरू किया कि दरअसल हुआ क्या था। उसने बताया कि मेरा पति रविंदर बहुत अच्छा व्यवसाय करता था, बड़ा व्यवसायी था, बड़ा टर्नओवर था उसका, और वो इस बीच में कर्ज में डूब गया था। व्यवसाय में नुकसान हुआ और कर्ज में डूब गया। उसने जब मुझसे शादी की थी उस समय
मुरादाबाद में एक मकान गिफ्ट किया था रामगंगा विहार में। मुझसे उसने एक दिन कहा कि हम इस मकान को बेचकर पहले सारा कर्जा उतारते हैं, फिर नए सिरे से व्यवसाय करेंगे। हम जल्दी ही अपना व्यवसाय फिर से जमा लेंगे। रीना ने कहा कि मुझे ये लगा कि अगर ये मकान बेच देगा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। इसी मकान में फिजियोथेरेपी का सेंटर चलाती हूँ, मेरे आय का वही एक साधन है, और कुछ दिनों से कर्जे की वजह से ज़्यादा पैसा वो दे नहीं पाता रविंदर, तो इससे हमारा बहुत नुकसान होगा। इसी बीच में उसके फिजियोथेरेपी सेंटर में एक लड़का परितोष नाम का बिजनौर का आने लगा। वो उससे अपने पैरों के एक्सीडेंट के बाद फिजियोथेरेपी कराने आता था। धीरे धीरे दोनों में इश्क हो गया और इश्क परवान चढ़ गया। जब रीना सिंधु को ये पता लगा कि अब ये मकान बेचने वाला है, तो उसने परितोष से ये बात कही और ये कहा कि अगर ये मकान बिक गया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। मुझे अच्छी लाइफ स्टाइल जीने की आदत पड़ गई है और सड़क पर मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने परितोष से कहा कि तुम इसको रास्ते से हटा दो। परितोष की चूंकि आसक्ति रीना सिंधु से बढ़ गई थी, तो उसने कहा कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी, लेकिन पहले इसे रास्ते से हटा लो। बहरहाल पूरी बात फिर बातचीत में जो आई कि रविंदर ने रीना के लिए अपनी पहली पत्नी छोड़ दी थी। वो राजौरी का रहने वाला था, वहाँ उसका अपना बिजनेस था। रविंदर की पहली पत्नी आशा और बेटा हर्षित थे। 20 साल पहले रविंदर के पड़ोस में मुरादाबाद की रीना संधू किराए पर रहती थी, वहीं उन दोनों की मुलाकात हुई। दोनों में अफेयर हुआ। रविंद्र से 20 साल बड़ा था, लेकिन रविंद्र को ये समझ में आया कि ये मुझसे प्यार करती है, लेकिन दरअसल रीना सिंधु को रविंद्र की दौलत से मोहब्बत थी, या वो दौलत से बहुत प्रभावित थी। रविंद्र ने करीब 15 साल पहले अपनी पत्नी आशा और बेटे हर्षित को दिल्ली के अपने पैतृक घर में छोड़ दिया और रीना के साथ देहरादून में जाकर रहने लगे। पहले वो दोनों कुछ दिनों तक लिव इन रिलेशन में रहे और बाद में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की एक बेटी भी है और वो बेटी कहीं बाहर पढ़ने के लिए इन दोनों ने भेज रखी है। वो वहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर मुरादाबाद में चलाती थी रीना सिंधु। कारोबारी रविंदर ने शादी के बाद अपनी दूसरी पत्नी रीना सिंधु को मुरादाबाद के पॉश एरिया रामगंगा विहार में एक मकान गिफ्ट किया। ये इस 3 मंजिला मकान की कीमत करीब 3-4 करोड़ आंकी गई है और इस मकान की रजिस्ट्री में रीना और रविंद्र दोनों का संयुक्त नाम था। इसी मकान में रीना अपना फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती थी और मकान के एक हिस्से में यूनिसेक्स सैलून भी चलता था। रविंद्र यहाँ आता जाता रहता था, लेकिन ज़्यादातर कामकाज के सिलसिले में बाहर रहता था। इसी बीच में रीना की मुलाकात फिजियोथेरेपी कराने आने वाले उसके एक पेशेंट परितोष से हो गई और दोनों में प्रेम संबंध हो गए। पुलिस की पूछताछ में बताया कि रीना अपने से 20 साल बड़े रविंदर की दौलत की वजह से उसने शादी की थी, लेकिन वो शादी से बहुत खुश नहीं थी। इस बीच में बिजनौर के नगीना का रहने वाला परितोष, जो पेशेंट के रूप में वहाँ फिजियोथेरेपी कराने आता था, उन दोनों में दोस्ती भी हो गई, प्यार हो गया और रिश्ता बहुत गहरा होता चला गया। रीना ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि रविंदर को बिजनेस में घाटा होने लगा। ऐसे हालात बने कि रविंद्र के ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया। बैंकों की नोटिस के बाद कोर्ट से भी रिकवरी जारी होने लगी। रविंद्र ने अपने मुरादाबाद वाला मकान बेचने की इच्छा रीना संधू से जाहिर की, लिहाजा रीना संधू ने साफ मना कर दिया। इंस्पेक्टर कोटद्वार ने इस सिलसिले में बताया कि कारोबार में घाटा होने के बाद उसने एक दूसरे कारोबारी को रविंद्र ने 18 लाख का एक चेक दे दिया, लेकिन ये चेक बाउंस हो गया। उस कारोबारी ने इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई और इसी FIR के डर से वो पिछले 6 महीने से फरारी काट रहा था।
परितोष को जब जैसे ही उसको ये भनक लगी या उसको पता लगा कि ये मकान बेच सकता है, वैसे ही उसने परितोष से संपर्क किया। रीना ने परितोष से कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हें 10 लाख रुपए और दूंगी, लेकिन इस रविंदर को रास्ते से हटा दो, इसे मार डालो, क्योंकि अगर ये मकान बेचेगा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। अब प्लान किया गया कि ऐसा क्या किया जाए कि किसी को पता भी न लगे और रविंदर हमारे रास्ते से हट जाए। उसने ये बताया रीना सिंधु ने कि 31 मई को रविंदर को बिजनौर के नगीना में सराय पुरानी गांव में जहां परितोष का घर था, वहां उसने फ़ोन करके अपने पति रविंदर को बुलाया। पहले वो थोड़ा आनाकानी कर रहा था कि कहीं ऐसा न हो पुलिस को पता लग जाए और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, लेकिन रविंदर को परितोष और रीना के अफेयर का पता बिल्कुल नहीं था। इसलिए वो यही जानता था कि परितोष इसका पेशेंट है, ये इसका मरीज के रूप में ही वो उसे जानता था। परितोष के घर पर उसने रविंदर को जमकर शराब पिलाई। नशा होने के बाद 1 जून को उसकी हत्या कर दी। कन्फेशन में जो रीना सिंधु ने बताया कि मैंने अपने पति रविंदर के पैर पकड़ लिए और परितोष ने फावड़े से उसके सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए और वो तब तक वार करता रहा जब तक रविंदर की सांसें नहीं थम गईं। उसके बाद डेड बॉडी को घर में ही रखा। 2 जून को रीना सिंधु और परितोष ने रविंद्र की लाश रविंद्र की ही गाड़ी में डालकर वो लोग वहाँ से फेंकने निकल गए। पहले रामनगर की तरफ जाकर लाश फेंकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौका नहीं लगा। इस बीच सुबह होने लगी तो उन दोनों ने कोटद्वार के दुगड्डा के पास रविंद्र की लाश सड़क के किनारे एक जंगल में फेंक दी। उसके बाद रविंद्र की कार को नोएडा में ले जाकर एक सिनेमा हॉल की पार्किंग में खड़ा कर दिया। शुरू में जब लाश मिली तो पुलिस ने यही समझा कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये पता लग गया कि ये हत्या का मामला है। तभी उसकी शिनाख्त भी हो चुकी थी कि ये और कोई नहीं रविंदर है। राजेश कुमार ने उसकी पहचान भी कर ली थी। मैंने बताया कि कोटद्वार पुलिस को सीसीटीवी से बड़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी मिली। गाड़ी का नंबर मिला। नंबर से वो चूँकि रविंदर की गाड़ी थी, उसके घर पहुंची। वहां से उसके भाई को बुलाया, भाई ने लाश की पहचान कर ली और फिर बात रीना सिंधु तक आई। रीना सिंधु पकड़ी गई। उसने परितोष के बारे में बताया और परितोष ने पुलिस ने परितोष को भी बिजनौर से ही पकड़ लिया। पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें कभी सपने में भी ऐसा भान नहीं था। मुरादाबाद के रामगंगा विहार में रीना सिंधु के घर के ठीक बराबर में छोले पूरी का ठेला लगाने वाले रामपाल और उनकी पत्नी शकुंतला कहती हैं कि यह मकान 2011 में बना था। तभी से रीना मैडम यहाँ रहती थीं। उनके पति रविंदर का देहरादून में कोई फैक्ट्री थी, वहाँ से आते जाते रहते थे। वो सप्ताह या 15 दिन में एक आध बार आते थे, लेकिन उनको देखकर या रीना मैडम को देखकर ये कभी नहीं लगा कि पति पत्नी में कोई मनमुटाव भी होगा। कुछ महीने पहले तक मकान में ऊपर के फ्लोर में काम कराया गया और अब तो वो किराएदार भी दोनों फ्लोर पे उन लोगों ने रख लिया है और उनकी एक बेटी है जो देहरादून में ही कहीं हॉस्टल में रहती है। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात कि रीना सिंधु के सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, 11,000 फॉलोअर हैं, जबकि वो सिर्फ 13 लोगों को फॉलो करती है। उसने अपनी प्रोफाइल में जो टैगलाइन लिखी है कि माई बेबी गर्ल इज़ माई लाइफ लाइन, मतलब जो मेरी बेटी है वही मेरी लाइफ लाइन है। और इसी प्रोफाइल में उसने लिखा कि वो हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की पढ़ी लिखी है। वहीं अपना बर्थडे 13 मार्च को उसने बताया। रीना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे एक से एक कमेंट लिखे हैं, एक से एक पोस्ट किए हैं। उसे देखकर कोई कभी ये नहीं सोच सकता कि रीना सिंधु इतनी खतरनाक और इतनी निर्मम भी हो सकती है। अंतिम पोस्ट यानी 5 जून को जब लाश मिली है, उसके पहले
4 जून की ये पोस्ट है कि हालत बदल जाएं तो लोग जुबान बदल देते हैं, खराब निकले तो सामान बदल देते हैं। ऐसे कलयुग के चक्रव्यूह में फंसा है अर्जुन कि लोग प्रार्थना पूरी ना हो तो भगवान बदल देते हैं। अब देखिए, ऐसी ऐसी पोस्ट लिखने वाली रीना सिंधु। एक दूसरी पोस्ट और भी है कि किसी के दिल में क्या छुपा है ये बस रब ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। और हम तो अच्छे थे और हैं, पर लोगों की नज़र में बुरे ही रहे। कहीं हम सच में खराब होते तो सोचो क्या बवाल होता। इस तरह की बहुत ढेर सारी पोस्ट्स वो 24 में भी 25 में भी उसने की थी, जिसे देखकर कभी कोई, मतलब आप सोचिए 12,000 फॉलोअर्स और सिर्फ 3 या 4 लोगों को वो फॉलो करती थी। तो ऐसे लोगों के दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि पति को मार दिया जाए, तो बड़ा मुश्किल है ये समझना कि ये कैसे अब जो संबंध हैं वो कैसे चलेंगे। आज की घटना, आज फिर एक पति की जान चली गई, सिर्फ अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों के कारण। जबकि पति पत्नी के इस जोड़े का विवाह प्रेम विवाह था, लव मैरिज थी। बहुत दिन एक दूसरे को जानने समझने के बाद ये शादी इन्होंने लव मैरिज जो थी उसको प्रॉपर शादी में बदला था। रविंद्र ने रीना के लिए अपनी बसी बसाई जिंदगी और परिवार को उजाड़ दिया, या उस जिंदगी को उजाड़ कर वो रीना के साथ आया था। पत्नी और एक बच्चे को छोड़कर रीना के साथ पहले लिव इन में रहने लगा, फिर उसने शादी कर ली। शादी शायद पैसे और धन दौलत की लालच में की गई। बेचारा रविंदर इसको सच्चा प्यार समझ बैठा। जब तक व्यवसाय ठीक ठाक था, रीना को ऐशो आराम की सारी सुविधाएं उसने मुहैया कराईं। रविंदर ने 3-4 करोड़ का मकान उपहार में दे दिया, और जैसे ही व्यवसाय में घाटा होने लगा, रीना के मन में पाप आ गया। प्रेमी उससे उम्र में बहुत छोटा था, पति उससे उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन रीना के लटके झटकों में उसका प्रेमी भी आ गया, जैसे रविंदर उसके लटकों झटकों में आ गया था। बस जैसे ही प्रेमी को उसने अपने वशीभूत किया, वैसे ही उसने अपना असली रूप, उसने यानी रीना ने अपना असली रूप दिखा दिया कि पति को मार दो और मुझसे शादी कर लो। तो फिर जो परितोष था वो उसके लटके झटकों में एकदम अंधा हो गया था, और उसने फौरन उसकी ये बात मान ली कि उसको मार दूंगा, तब मुझसे शादी जरूर कर लेना। उसने कहा कि शादी ही नहीं, तुम्हें 10 लाख रुपए भी दूंगी। रविंदर को इसका तनिक भी पता नहीं था, कतई जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि रीना के किसी से प्रेम संबंध भी होंगे, यानी रीना का कोई प्रेमी भी होगा। जैसे ही रीना ने उसको परितोष के घर बुलाया तो यही बताया कि वो उसका पेशेंट है, और रविंदर को भी कुछ आइडिया था कि परितोष इसका पेशेंट है, इसलिए वो फौरन वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। वहीं पर उसे शराब पिलाकर मार डाला। देखिए, कल की घटना जो मैंने बताई थी वो पतियों की हत्या की इस कड़ी की 6वीं घटना थी। आज ये 7वीं घटना है, और सभी हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, कोई ऐसी नहीं कि बहुत पुरानी है। अब समझ में नहीं आता कि ये सिलसिला कैसे रुकेगा। मैंने इस संबंध में सारी विवेचना पिछले के सारे एपिसोड्स में कर दी हैं, और मैंने पिछले एपिसोड में ये रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर इस सारे प्रकरण पर कोई साइकोलॉजिकल स्टडी हुई हो, कोई सोशियोलॉजिकल स्टडी अगर हुई हो, और किसी की नज़र उस पर पड़ी हो या किसी की जानकारी में हो, तो वो कृपा करके हमारे मेल पर उसे भेज दे। एक बार जो साइकोलॉजिस्ट की निगाह से भी इस समस्या को देखा जाए, एक बार सोशियोलॉजिस्ट की समस्या की निगाह से भी समस्या को देखा जाए, तब शायद इसके कारण और निवारण पर कुछ बात की जा सके, कुछ पता लगाया जा सके कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण हैं कि ये घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही हैं, सिलसिलेवार होती चली जा रही हैं। मैंने कल बिहार की जिस घटना की बात जहानाबाद की बताई थी, उसमें
मैंने बताया था कि पिछले 2 महीने में 4 अलग अलग घटनाओं में पत्नियों ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पतियों की हत्या की थी। 4 तो अकेले उस जिले की हो गई, बाकी कहाँ कितनी हत्याएं हो रही हैं या हुई हैं इसका ब्यौरा बताना बहुत कठिन है, क्योंकि जो बात सामने आ गई, अखबार में आ गई, वही बात हमारे आप तक पहुंच पा रही है। बाकी सब वही गली मोहल्ले वाले ही जान पाते हैं। तो अगर किसी के आंखों के सामने कोई सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल स्टडी इस तरह की घटनाओं के पीछे की हुई हो तो कृपा करके भेजिए, ताकि मैं भी मेरा विज्ञान वर्धन हो और मैं भी कोशिश करूं पुलिस के दृष्टिकोण से कि इसके क्या क्या कारण हैं और इसका क्या निवारण हो सकता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।